सूर्य का गोचर मीन राशि में है। आपका आत्मबल कैसा रहेगा? आपकी इम्यूनिटी कैसे रहने वाली है? क्या सूर्य धनदायक है? मंगल अभी मीन राशि में जाने वाला है, तो किस प्रकार के फल देगा? क्या आपके लिए यह अच्छे फल देने वाला है या फिर बुरे फल देने वाला है? बुध के बारे में क्या कहना? बुध आपके फाइनेंसेस को हैंडल करता है, शुक्र आपकी लग्जरीज हैंडल करता है। तो आज बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी जो मुझे है वह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है अप्रैल 2024। तो कन्या राशि वाले जातक ध्यान से देखें, क्योंकि उनका जो राशि स्वामी बुध है वह बहुत परिवर्तन करने वाला है इस महीने, तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ख़ासकर उन जातकों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है जिनकी बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है और किस प्रकार से हमें गोचर देखना है। ठीक है, वर्तमान में जो ग्रहों के परिवर्तन हैं वह हम ध्यान से देख लेते हैं कि किस प्रकार से ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं कि सूर्य जो आत्मकारक है उसकी गोचर की स्थिति क्या है। तो वर्तमान में यह मीन में गोचर कर रहा है, मीन राशि में है, और यह 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेगा। अब बात करते हैं, सूर्य की स्थिति तो हम जान गए हैं, अब बात करते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल जो है, मंगल कन्या राशि में अष्टम का लॉर्ड हो जाता है, इसलिए यह भी काफ़ी परेशानी देने वाला प्लैनेट माना गया है। तो यह जो है, यह 23 अप्रैल को, अभी देखिए वर्तमान में कहाँ पे है, कुंभ राशि में है, तो यहाँ से यह मीन में चला जाएगा। तो 23 तारीख को यह मीन में प्रवेश करेगा, मीन राशि में। अब बात करते हैं शुक्र की स्थिति। शुक्र आप देखें कि यह 24 तारीख को वर्तमान में कहाँ पे है, मीन में है, तो मीन से यह चला जाएगा मेष में, तो मेष राशि में प्रवेश करने वाला है। तो इस प्रकार से यह ग्रहों की स्थिति होने वाली है। अब बात करते हैं राशि स्वामी बुध की, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध जो है यह 2 अप्रैल से वक्री हो जाएगा। वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड यानी कि यह उल्टा चलता हुआ प्रतीत हमें होगा। ठीक है, अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न रहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, ये बुध है, यहाँ से यह उल्टा चलने लगेगा और यहाँ 9 तारीख को इधर पे प्रवेश कर लेगा मीन राशि में। तो 9 अप्रैल को यह हो जाएगा मीन राशि में हो जाएगा। अब मीन राशि में जाता रहेगा और 25 अप्रैल को यह मार्गी हो जाएगा। मार्गी यानी कि फिर से डायरेक्ट मोशन, यानी कि अपने वास्तविक मोशन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जाता जाएगा पीछे पीछे, फिर यहाँ से इधर एक पोजीशन के बाद वापस इसका जो मोशन है वो बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट मोशन हो जाएगा। इसे कहा जाता है मार्गी। तो यह फिर वापस अपनी चाल बराबर चलेगा, रोज जिस हिसाब से आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं कि गोचर की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। तो कन्या राशि, तो यहाँ हम चंद्रमा को रख देंगे, चंद्रमा यहाँ होगा, तो यह प्रथम माना जाएगा। यहाँ से यह द्वितीय, यह तृतीय, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
और 12। तो इस प्रकार से हम रख देंगे चंद्र कुंडली को, और चंद्र कुंडली में हम देखेंगे कन्या राशि वाली चंद्र कुंडली से पता चलेगा कि वर्तमान गोचर किस प्रकार का है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अभी मीन राशि में है, तो मीन राशि में है तो आप देखिए सूर्य, देखिए वैसे भी यहाँ का लॉर्डशिप हो गया है, सूर्य की यह लॉर्डशिप है, यानी कि इस राशि का स्वामी है, यानी कि द्वादश राशि का स्वामी है, और सूर्य बैठा हुआ है मीन में। तो यहाँ से देखिए चंद्रमा से इधर ये 7th हो जाता है, तो मीन में गोचर कर रहा है तो सप्तम, और जब मेष में चला जाएगा, देखिए आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ज्योतिष की, मेष में जब चला जाएगा तो अष्टम में हो जाएगा। ये देखिए 8वां भाव, तो यहाँ पे अष्टम में हो जाएगा सूर्य। ठीक है, यह हो जाएगा 13 अप्रैल के बाद, आफ्टर 13 अप्रैल। अब बात करते हैं मंगल की स्थिति। फास्ट मूविंग प्लैनेट्स ही देखे जाने चाहिए मासिक राशिफल में, परंतु आपकी महादशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है यह भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यह गोचर की स्थिति के अनुसार आपका मासिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा उसकी जानकारी है ना। आपकी महादशा अंतर्दशा अगर मंगल की चलेगी तो जो मैं बता रहा हूँ उसके इम्पैक्ट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मंगल की स्थिति कहाँ है। तो वर्तमान में यह 6 में बैठा हुआ है, 6 से गोचर कर रहा है, फिर यह 23 अप्रैल के बाद से यह इधर आ जाएगा तो सप्तम में गोचर करेगा, तो यह 7 हो जाएगा। अब शुक्र की बात कर लेते हैं, शुक्र की क्या स्थिति है। शुक्र वर्तमान में देखिए इधर बैठा हुआ है 7th में, और यह 24 अप्रैल से 24 अप्रैल को शुक्र जो है वह जाएगा मेष राशि में। अब बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध के बहुत सारे परिवर्तन हैं, परंतु जो हमें ध्यान रखना है वह 9 अप्रैल को, अभी वर्तमान में कहाँ है बुध, ये देखिए मेष में है। तो वर्तमान में 9 अप्रैल के बाद यह सप्तम में हो जाएगा, वर्तमान में अष्टम में गोचर कर रहा है, यह ध्यान रखिए इधर है। ठीक है, और इसके बाद वैसे तो पूरा मीन राशि में ही रहेगा, और अगले महीने ही यह फिर मेष में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से बुध का, शुक्र का, मंगल का और सूर्य का गोचर होने वाला है। अब इनके किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि सूर्य के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो सूर्य यहाँ पे है 12th का लॉर्ड, और वर्तमान में 7th में गया हुआ है। तो भाई सूर्य कौन कौन से भाव एक्टिवेट कर रहा है, तो जो भाव एक्टिवेटेड होंगे हम उन्हें पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिवेट कर रहा है 7 को और 12 को। अब 7 और 12 एक्टिवेटेड रहेंगे 13 अप्रैल तक, उसके बाद फिर हो जाएगा 8 और 12। ठीक है, तो पहले 7 और 12 के क्या इफेक्ट मिलेंगे, तो भाई 7 और 12 सेपरेशन फ्रॉम वाइफ, सेपरेशन फ्रॉम वाइफ हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन जो है कष्टमय हो जाएगा, वाइफ के साथ अनबन होती रहेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन कष्टमय। व्यवसाय में हानि, व्यवसाय में हानि हो सकती है, व्यवसाय में हानि हो सकती है। साथ ही साथ आप अगर कहीं यात्रा करने जाएं तो यात्रा में खर्चे होंगे, या यात्राएं हो सकती है, क्योंकि 7 हाउस जो है वह यात्रा का ही रहता है, तो यात्राएं हो सकती है आपकी। ठीक है, साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स में भी लॉसेस होंगे, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगे और उसमें भी लॉस होने की संभावनाएं हैं। शेयर मार्केट में भी नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है।
शेयर मार्केट में नुकसान वाला हिसाब बनेगा, क्योंकि 7 और 12 बहुत ज़्यादा खास हाउसेस नहीं रहते हैं फाइनेंशियल दृष्टिकोण से। अब बात करेंगे या 8 और 12 जब एक्टिवेट हो जाएंगे, 8 और 12 तो फिर क्या देने वाला है, या आत्मबल में कमी देगा। आत्मबल आपका कमज़ोर हो जाएगा, इम्यूनिटी आपकी कम होगी, आपकी इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ेगा, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम होगी। सरकार से विवाद या सरकारी विवाद हो सकते हैं, सरकारी ज़मीन वगैरह पे किसी ने कब्जा कर लिया या फिर किसी प्रकार से सरकारी कार्य में कुछ रुकावटें आ गई और दिक्कतें आ गई, तो वैसी संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए अब सूर्य इधर आ जाएगा तो गुरु भी बैठा ही हुआ है, तो धार्मिकता में बढ़ोतरी होगी। अब धार्मिकता है इसमें कैसी होती है, धार्मिकता जब अष्टम के साथ संभावनाएं बनाएगी, क्योंकि गुरु है इसलिए संभावनाएं बनेंगी। धर्म का स्थान तो 9th है, परंतु यहाँ आडंबर वाली, क्योंकि गुरु भी बैठा हुआ है तो यहाँ आडंबर वाली धार्मिकता बनेगी, दिखावे वाली, दार्शनिक वाली। ठीक है, तो आपके जो धार्मिक व्यवहार होगा वो ऐसा रहेगा कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करवा ली दिखावे के लिए, या और भी पता नहीं बहुत महंगा रत्न खरीद लिया, क्योंकि खर्चे वाला भी स्थान है ना 8 और 12। तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नुकसान वाले भी हाउसेस है, तो इसमें आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉसिबल है, थोड़ा आप ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और विवाद हो सकते हैं, तो यह सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मंगल किस प्रकार के परिणाम देने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो मंगल देखिए, मंगल 6th हाउस में बैठा है, 8 का लॉर्ड है और साथ ही साथ यह 3rd हाउस का भी लॉर्ड हो गया। तो मंगल भाव एक्टिवेट करेगा 6, 8 और 3। यह 6, 8 और 3 एक्टिवेट हो जाएंगे। अब 6, 8 और 3 यह क्या देने वाला है भाई, यह आपको इम्यूनिटी तो कमज़ोर हो ही जाएगी, ये मान के चलें इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। आपको सर्जरी करवाएगा, सर्जरी की संभावनाएं बनने वाली है। ठीक है, विवाद हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार के पुलिस प्रकरण हो सकते हैं। तो यह सब तब होगा जब आपकी मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल आपकी कुंडली में खराब हो। इस बात का ध्यान रखें। मैं जो भी बता रहा हूँ यह ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल 100% सत्य हो, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, आप में एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेसिव आप हो सकते हो, एंजाइटी और डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ सकती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मुश्किल समय रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम देखें कि 3 और 6 है, तो 3, 6 और 8 तो इंटरव्यू में असफलता मिलेगी, इंटरव्यू में असफलता होगी, है ना। ज़्यादातर चांसेस यही होने की दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उपाय करके चलें। अब मंगल के जो उपाय रहते हैं, मंगल यंत्र की स्थापना करें और ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई 25 तारीख से क्या होगा, माफ़ कीजिएगा 23 तारीख से, 23 अप्रैल को यह मंगल जो है यहाँ चला जाएगा मीन में। तो यह मीन में चला जाएगा तो 7, 8 और 3 एक्टिवेट हो जाएंगे। यह भी कुछ खास समय नहीं है, फाइनेंशियल लॉसेस वाला समय है, फाइनेंशियल नुकसान होंगे, विवाद होंगे, किसी न किसी प्रकार के विवाद होने की संभावनाएं दिख रही है। आप ध्यान रखें इस चीज़ को थोड़ा सा कि विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। यात्राओं में कष्ट होंगे, यात्रा में जैसे आपकी कोई सूटकेस चोरी हो गई या फिर मोबाइल चोरी हो गया, 3rd हाउस भी है तो मोबाइल भी चोरी होने की गुंजाइश बनती है, तो थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, और यात्रा पॉसिबल है क्योंकि 7 और 3 इंडिकेटेड हो गए हैं। पति पत्नी के संबंध जो है ओके रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही अब, क्योंकि भाई जिस प्रकार के विवाद पहले में दिख रहे थे 6 के साथ ज़्यादा विवाद दिखते हैं, पर अभी जब 7, 8, 3 होगा तो पति पत्नी में विवाद तो होंगे पर ज़्यादा नहीं रहेंगे। पति पत्नी में अब अनमन लिख देते हैं भाई,
अनबन तो हर पति पत्नी में होती है नॉर्मली, तो वह भी इसमें देखी जाएगी। 738 और घूमना घामना भी लिखा रहता है 738, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान, अगर इसमें खासकर ज़मीन जायदाद में आपने इन्वेस्ट किया तो नुकसान होने की संभावनाएं पूरी बनती है। तो इस प्रकार से मंगल के फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं शुक्र के फल किस प्रकार से मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो शुक्र आप देखिए यहाँ उच्च का होकर के बैठा हुआ है और लॉर्डशिप इसकी कहाँ की है भाई, भाग्य भाव का स्वामी हो गया और द्वितीय भाव का स्वामी हो गया। तो यह क्या दे रहा है, 7 दे रहा है, 2 दे रहा है और 9 हाउस एक्टिवेट कर दिए। तो भाई क्या होगा, इसमें होगा पिता से लाभ, पिता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे या लाभ हो सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए 7 और 9 है तो किसी प्रकार के परिवर्तन को भी यह इंडिकेट करता है। साथ ही साथ 2 7 यानी कि बिजनेस में लाभ, बिजनेस में लाभ मिलेगा, फायदा होगा कहीं ना कहीं। मतलब 2 आ गया तो भैया आप मान के चलिए फायदा होगा। 7 तो रहता है अपने ऑपोजिशन वालों का भाव, तो अपने को लाभ तो मिलना ही है और 7 और 2 इंडिकेट यही करता है कि बिजनेस से फ़ायदा मिलेगा। धार्मिक यात्रा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। 7 9 है तो धार्मिक यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र मेष में जब चला जाएगा या 24 अप्रैल को चला जाएगा, 24 अप्रैल को यह मेष में चला जाएगा तो हाउस एक्टिवेट करेगा 8 2 और 9। तो यहाँ पे होगा पिता को खतरा या पिता को परेशानी, इस बात का ध्यान रखना है। या जो भी मैं बता रहा हूँ अगर ऐसी कुछ संभावनाएं रहती हैं तो आप उपाय करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिता को परेशानी होगी, पैसों का नुकसान होगा, बहुत नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है आपको फाइन वगैरह लग जाए या फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भरेंगे तो वैसे ही आपका नुकसान तो दिख ही रहा है, परंतु वह तो सरकार के पास जाने वाला टैक्स है तो कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो यह तो भरना ही है, तो कहीं ना कहीं फ़ाइन लग सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 8 और 2 में ऐसे ही रहते हैं, खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। कई बार 8 के साथ जब एक्सपेंसेस रहते हैं तो वो व्यर्थ के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस वो व्यर्थ वाले रहेंगे जो आपको ज़्यादा लाभ नहीं देंगे या कुछ आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं करवाएंगे। आपको थोड़ा बोलने में थोड़ा सक्षम बरतना है क्योंकि आपके बोलने से विवाद हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो बोलने से विवाद की संभावनाएं बनती हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। तो यह परिणाम प्राप्त होने वाले हैं शुक्र के। साथ ही साथ इसमें स्त्री सुख की कमी रहेगी और स्त्रियों को पति सुख की कमी हो सकती है। तो इतना और मैं ऐड कर देता हूँ, स्त्री सुख में कमी। भाई शुक्र जो है वह पति के लिए पत्नी का कारक है, परंतु पत्नी के लिए पति का कारक तो मंगल ही माना जाता है। तो स्त्री सुख में कमी की संभावनाएं बनती हैं। ओवरऑल तो थोड़े बहुत विवाद वाली स्थिति बनेगी, पिता के साथ संबंध थोड़े खराब हो भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बुध के क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। अब बुध देखिए 2 अप्रैल को वक्री हो जाएगा, परंतु जब तक के 2 अप्रैल नहीं आती है तब तक के तो हमें देखना ही पड़ेगा कि कौन कौन से भाव एक्टिवेट है। और 2 अप्रैल के बाद या 9 अप्रैल को जाने वाला है वापस मीन राशि में। मीन राशि में जाएगा जहां यह नीच का माना जाता है, ठीक है। तो परिणाम किस प्रकार के होंगे देख लेते हैं। अभी फिलहाल तो 9 तारीख तक यह अष्टम भाव को एक्टिवेट किया हुआ है और लग्न भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी। अब ये भाव 8 1 और 10 एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इनके क्या परिणाम प्राप्त होंगे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता है भाई, आप खुद भी समझ सकते हैं। मेरे क्लासेस अटेंड करेंगे
या मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं किस प्रकार से प्रेडिक्ट करता हूँ। एक तो इसमें आत्मबल की कमी हो जाएगी, यह ध्यान रखें, आत्मबल की कमी। रोग हो सकते हैं, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो रोग दे सकता है। रोग कैसे देगा? ये एलर्जीज दे देगा। बुध है तो एलर्जी देता है। दांत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, दांत से परेशानी, ठीक है। साथ ही साथ 1, 8 और 10 है तो आपका नाम खराब होने की पूरी संभावनाएं बनती है। नेम एंड फेम जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, बिल्कुल आपके खिलाफ सब बोलने लग जाएंगे और आपको कार्य क्षेत्र में क्रेडिट नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में क्रेडिट नहीं मिलने वाला है किसी भी कार्य का। तो ज़रूरी नहीं है कि काम ना करें भैया, काम क्रेडिट नहीं मिलेगा तब भी कार्य करते रहें, है ना। मेरे किसी भी फलित को आप गलत एंगल से ना पकड़ें। आपकी अपनी कुंडली अलग रहती है, हर किसी की कुंडली अलग रहती है और उसके कुंडली के अनुसार ही सारे फलित मिलते हैं। यह जो है यह जनरल बातें बताई जाती है, ठीक है। तो 8, 1, 10 में इस प्रकार से फलित प्राप्त होंगे। अब यह जब चला जाएगा वापिस 7 में, ठीक है, तो क्या परिणाम होंगे देखिए। 7, 1 और 10 एक्टिवेट हो जाएंगे। 7, 1 और 10 एक्टिवेट हो गए तो नया कोई बिजनेस शुरू करने की संभावनाएं शुरू हो जाएगी। नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नेम एंड फेम जो है, नेम एंड फेम मिलना शुरू हो जाएगा। सप्तम में आ जाएगा तो सप्तम में क्या रहता है? सप्तम आपका जो ओपोनेंट होता है वो वाला भाव रहता है, तो उसमें यानी कि अपोनेंट कह लीजिए या फिर आपके सामने वाला यानी कि सोशल, तो जो सोशल सर्कल रहता है वो बढ़ जाएगा जब 7, 1, 10 होंगे। तो आपका नेचर हेल्पफुल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, आप काफ़ी आगे अग्रसर रहेंगे। किसी को भी कोई समस्या रहेगी तो उसके समस्या को हल करने के लिए आप अग्रसर रहेंगे। और साथ ही साथ 7, 1, 10 में आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति या कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, ठीक है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, फाइनेंशियल में प्रॉफिट होगा इस समय। तो ध्यान रखना है आपको जिस प्रकार के मैंने फलित बताए। तो यह परिणाम है बुध के। तो आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर है 9827374626। आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस भोपाल में है। आप चाहे तो पर्सनल मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी कंसल्टेशन होता है वह पेड कंसल्टेशन होता है, ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप खुश रहिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और आपको अगर ज्योतिष सीखना है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।